तारीख 10 जून। आज हम लोग पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए मुद्दे को देखेंगे और यह भारत का वह क्षेत्र है जो भारत के मुख्य भाग से नहीं जुड़ा हुआ है। किस प्रकार समस्या खड़ी होती है, तो यह आपको पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यह आपको ऐसे और ऐसे नॉर्मल इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट कैसे भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग बन सकता है। दूसरा मुद्दा कोरोना और कृषि से होगा। किस प्रकार कोरोना के कारण समाज के, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नकारात्मक ग्रोथ दिखाई दिया, लेकिन कृषि एकमात्र क्षेत्र था जहां पर सकारात्मक ग्रोथ दिखाई दिया। तो वह मुद्दे क्या हैं कृषि से जुड़े हुए, और कृषि एक भविष्य का कैसे एक संसाधन हो सकता है, तो ये आर्टिकल उस पर आपको सोचने पर। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो जल से संबंधित मुद्दा होगा, तो ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं, तो तीसरा आर्टिकल जल से होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज विचार में क्या कहा गया कि सकारात्मक कल्पनाएं हमें ऊर्जा प्रदान करती है कि हम सकारात्मक कल्पना करें अपने बारे में, सकारात्मक कल्पना करें भारत के बारे में, और सकारात्मक कल्पना करें विश्व के बारे में कि सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप नकारात्मक कल्पना रखते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए कल्पना कैसी करनी चाहिए? सकारात्मक करनी चाहिए, और यह हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है और आपके सभी कार्य क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। दूसरा ऊर्जा में आज कहा गया है आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ। मनुष्य जो है, मनुष्य के पास 3 तरह के ज्ञान होते हैं। पहला ज्ञान होता है शारीरिक ज्ञान, जिसे आप भौतिक ज्ञान कहते हैं, शरीर के बारे में जो ज्ञान होता है। दूसरा ज्ञान होता है मानसिक ज्ञान, जो आप किताब से ज्ञान हासिल करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। और तीसरा ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान, और यह ज्ञान की सर्वोच्च शिखर है। सबसे लो रैंक पे आता है शारीरिक ज्ञान, उसके बाद मानसिक ज्ञान, और सबसे सर्वोच्च शिखर है आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि यह मानव को सोचने पर मजबूर करता है कि उसके लक्ष्य क्या हैं, उसे क्या करने भेजा गया है, उसे क्या करना चाहिए, वह अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है, वह पुरुषार्थ का कैसे पालन कर सकता है। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान है, और ज्ञान की सर्वोच्चता और ज्ञान की पूर्णता तभी पूरी होती है जब आप आध्यात्मिक रूप से ज्ञानी होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान एक ज्ञानवान समाज का निर्माण करता है, जहां व्यक्ति यथार्थ और तर्क के आधार पर खुद का और समाज का अध्ययन करता है। आइए आज पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल नॉर्थ ईस्ट से, इसे उत्तर पूर्व कहा जाता है, उत्तर पूर्व के राज्य। इसमें टोटल 8 राज्य हैं, 7 राज्य आपको यहां पर हैं और एक बंगाल से सटा हुआ सिक्किम है। इसे 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, और इसे हेवंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट या हेवन ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि यहां की अगर आप ज्योग्राफी को देखेंगे और यहां की अगर कल्चर को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आप प्रकृति पर कहीं स्वर्ग पर आ गए हैं। अगर कहीं स्वर्ग है तो आपको उत्तर पूर्व के जंगलों में या उत्तर पूर्व के राज्यों में देखा जा सकता है। यह क्षेत्र न केवल सांस्कृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से संपन्न है, बल्कि वहां की विशिष्ट संस्कृति भी उसको सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनाती है। यहां पर डिफरेंट ट्राइबल समूह रहते हैं, और अपनी विविध संस्कृति के कारण यह भारत में एक विविधताओं वाला क्षेत्र है, और इतनी विविधता जो पूरे यूरोप की विविधता को एक जगह समेट दे। नॉर्थ ईस्ट यहां 7 राज्य दिए गए हैं, 8वां कौन था? सिक्किम था। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर विदेशी सीमा, जैसे यहाँ चाइना की सीमा मिलती है, यहाँ म्यांमार की सीमा मिलती है, यहाँ बांग्लादेश की सीमा मिलती है, और यहाँ पर भूटान की सीमा मिलती है। तो 4 ओर से क्या है? ये विदेशी सीमा से घिरा हुआ है, और नीचे समुद्र नहीं है। नीचे अगर बे ऑफ बंगाल है तो वो या तो म्यांमार के माध्यम से जाना होगा या बांग्लादेश के थ्रू जाना होगा। और ये इसे चिकन नेक कहते हैं, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जो संपूर्ण भारत को नॉर्थ ईस्ट से क्या करता है? जोड़ता है, क्योंकि नीचे आपको पता है बांग्लादेश है। इस क्षेत्र में कई सारे नेशनल पार्क हैं, मानस है, काजीरंगा है, वन हॉर्न राइनो यहीं पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिब्रू सैखोवा है। कई सारे प्राकृतिक स्थल हैं। तो यह बिल्कुल, क्योंकि हिमालय पूरा क्या है, यहाँ हिमालय का रीजन है, ये पूरा हिमालय, जिसे पूर्वी हिमालय कहते हैं, हिमालय से निकलने वाली कई सारी नदियों ने यहाँ पर मैदान बनाया है। उसमें ब्रह्मपुत्र और बराक नदी फेमस है, और इन मैदान के कारण यहाँ पर खेती भी बड़ी मात्रा में होती है। आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ से होता है? असम में होता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है, मौनिशराम। और एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज भी कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में रूटेड ब्रिज हैं, जहां पर 2 भौगोलिक स्थान को जोड़ने के लिए पेड़ की जड़ों को जोड़ा गया है। यह वहां की परंपरागत विरासत भी है। मणिपुर का लोकतक लेक, जहां पर फ्लोटिंग केबलू मिंजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है, जहां
बार्किंग डियर वहां के एक प्रमुख प्रजाति है जो वहां की इंडेमिक है और उस क्षेत्र की खूबसूरती को बढ़ाती है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से भी संपन्न है। विभिन्न त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे बिहू मनाया जाता है, संकीर्तन जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, रासलीला। भारत का यह केंद्र न सिर्फ भौगोलिक बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी काफी संपन्न है, लेकिन इस क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं। आइए इन समस्याओं पर हम गौर करें। तो लेखक हैं विनीत सर। तो ये कहते हैं कि अभी हाल ही में पंजाब के एक युवा यूट्यूबर द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सांसद निनिंग एरिंग के हाव भाव पर की गई नस्ल टिप्पणी ने पूर्वोत्तर भारत के लोगों को लेकर बनी गहरी रूढ़िवादी छवि को फिर से उजागर किया है। और राइटर कहते हैं कि यह हमारे समाज के उस सोच को प्रदर्शित करता है जो पूर्वोत्तर के लोगों को उनके शारीरिक गठन, खान पान और वेशभूषा के कारण विदेशी मानता है, क्योंकि वो मंगोलाइट श्रेणी के हैं। हमारी रेस, हमारी जीन अलग है, लेकिन वो भारतीय ही हैं, लेकिन उस आधार पे हम उनको क्या मानते हैं, शेष भारतीय लोग उनको अलग मानते हैं। तो इस प्रकार की गई पूर्वोत्तर लोगों पर नस्ल भेदभाव और टिप्पणी गंभीर समस्या के रूप में उभरी है और साथ साथ ये हिंसा के भी क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। फिर राइटर कहते हैं 2014 में अरुणाचल प्रदेश के ही एक युवक नीदो तानिया की दिल्ली में हत्या हुई। केंद्र सरकार द्वारा जांच के लिए एक बेज बरुआ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की और उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत के साथ जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने कुछ यथार्थ बिंदुओं को बताया कि 2005 से 13 तक लगभग 2 लाख से अधिक पूर्वोत्तर भारत के लोग दिल्ली में आए और 86% से अधिक नस्लीय भेदभाव के शिकार हुए। तो समिति ने सुझाव दिया कि कठोर वैधानिक प्रावधान तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ देश भर में जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि लोग उत्तर पूर्व को जानें और भारत के शेष लोग उत्तर पूर्व का भारत का अभिन्न अंग होने में गर्व महसूस करें। तो समिति ने कहा कि शेष भारत के मन में पूर्वोत्तर के प्रत्येक पहलू को जोड़ने के लिए नवाचारी उपायों की जरूरत है और समिति ने सुझाव दिया कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अपने पाठ्यक्रम को इस प्रकार निर्मित किया जाए कि पूर्वोत्तर के मामले उसमें दिखाए जाए और एक पूर्वोत्तर पर प्रोजेक्ट बनवाया जाना अनिवार्य है और जिसे हर स्कूलों में शिक्षा का क्या होना चाहिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। साथ ही समिति ने सुझाव दिया कि पाठ्य पुस्तकों में पूर्वोत्तर के इतिहास, संस्कृति, महान व्यक्ति, पर्यटन और इस क्षेत्र की भूमिका को बताया जाए। मतलब सीधा सा संदर्भ यह है कि भारत के लोगों में पूर्वोत्तर भारत के प्रति एक सेंस को जगाया जाए कि वह किस प्रकार उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और वह अपना ही है। फिर राइटर कहते हैं कि भौगोलिक रूप से शेष भारत से कटा हुआ हिस्सा अलगाव का शिकार रहा है और आपको पता है कि भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों ने कई सारी नीतियों को लाया और यह नीतियां बांटो और राज करो की नीति पर आधारित थी। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नीति थी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, ठीक है, 1878। तो उसमें प्रोविजंस किया गया था आईपीआर, इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट के तहत यह प्रावधान था कि जो शेष भारत के लोगों को अगर पूर्वोत्तर के राज्यों में जाना है तो उनको आईपीआर लेना होगा। तो यही भौगोलिक दूरी, परमिट व्यवस्था के बाद तो पहले भौगोलिक दूरी थी, लेकिन अब सामाजिक दूरी में वह बदलावित हो गई, क्योंकि आईपीआर की नीति शेष भारत को पूर्वोत्तर से काटने की नीति थी और अंग्रेजों की यह फूट करो और शासन करो की नीति पर आधारित थी। साथ ही राइटर कहते हैं कि अलग निर्जात पहचान होने के कारण इन लोगों में स्वायत्ता की भावना पहले से प्रबल थी और आजादी के दौरान भी भारतीय एकीकरण में यह अपना मूल पहचान नहीं खत्म करना चाहते थे। फिर राइटर कहते हैं कि समस्या जितनी अलग निर्जात पहचान की नहीं थी, उससे अधिक राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको अलग कर दिया था और शेष भारत से उनको जोड़ने ही नहीं दिया था। लेकिन ऐसा भी है कि भारत का इतिहास, शेष भारत नॉर्थ ईस्ट से हजारों साल से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। नेशनल मूवमेंट में भी कई सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग और क्षेत्रों का योगदान राष्ट्र आंदोलन में दिखता है। फिर राइटर कहते हैं कि मीडिया में भी नॉर्थ ईस्ट की चर्चा नकारात्मक संदर्भ में होती है। जनरली इनकी चर्चा जब चीन और म्यांमार वाला संकट आता है और अरुणाचल प्रदेश पर चीन की जब हरकतें होती है तो मीडिया इस पर चर्चा करती है। और साथ साथ यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल भी है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, जहां से बड़ी मात्रा में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी होती है। तो एक चर्चा नेगेटिव होती है तो शेष भारत के मन में इनके प्रति एक नकारात्मकता की भावना बढ़ जाती है। राइटर कहते हैं कि भविष्य में भारत को ग्रोथ इंजन बनाने की संभावना नॉर्थ ईस्ट में दिखती है, क्योंकि यहां न सिर्फ आर्थिक संसाधन है बल्कि यह सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी भारत का गौरवमय है। तो इस क्षेत्र को लोगों के बारे में उस स्तर पर जागरूक करना चाहिए जैसा शेष भारत के लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानते हैं।
तो राइटर कहते हैं कि हमें देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए, किसको? नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। और राइटर फिर कहते हैं कि पूर्वोत्तर की समस्याएं इतनी जटिल नहीं होती अगर भारत की भारतीयता में एक झलक पूर्वोत्तर का भी होता, कि हम इंडियन अगर हैं तो हमारे मन में पूर्वोत्तर के लिए भी एक भाव होता जो भाव दिखाई नहीं देता है। फिर राइटर कहते हैं कि भारतीय दिखने से नहीं बल्कि भारतीय होने से भारतीयता समृद्ध होती है। और पूर्वोत्तर के बारे में अन्य भारत के लोगों को यह बात समझनी चाहिए और पूर्वोत्तर के लोगों को भी भारत से जोड़ने के लिए बात समझनी चाहिए। साथ साथ इनका पूर्वोत्तर के लोगों का बॉलीवुड से लेकर के साहित्य या खेलकूद आदि के अन्य क्षेत्रों में भागीदारी क्या बहुत कम है। और शेष भारत के लोग भी पूर्वोत्तर के लोकगीत, लोक नृत्य और वेशभूषा आदि से भी बहुत कम क्या है परिचित हैं। फिर राइटर कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से हमें जुड़ना चाहिए और इस हमारी शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम में इसे पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट की सुनाई हुई छवि के स्थान पर वास्तविक छवि लोगों के सामने बननी चाहिए। इससे अखंड भारत के साथ नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा? मानसिक रूप से जुड़ जाएगा। फिर राइटर समाधान के बारे में कहते हैं कि हमें शेष भारत को बताना होगा कि भारत के इतिहास में पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें वहां के समृद्ध संस्कृति के प्रति लोगों का आकर्षण उत्पन्न करना होगा और वहां पर जो विविधता है, बहुसांस्कृतिक, बहुनिर्जातीय, बहुधार्मिक लोग हैं और यूनेस्को की सोच के साथ वहां पर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। और वहां की कला, संस्कृति, साहित्य, भाषा, खेल, राजनीति, हर क्षेत्र को क्या करना? प्रमोट करना होगा। वहां पर एक स्वस्थ मानसिकता का विकास करना होगा ताकि वहां के लोगों में एकता का भाव विकसित हो। साथ ही हमें चाहे लेप्चा हो, मिसिंग हो, नागा है, कुकी हो, ब्रू हो, बोडो हो, ये सारे क्या है? वहां के निर्जातीय समूह हैं। सबको शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अधिकार है और सम्मान और गरिमा देने का अधिकार है। तो हमें एक सहिष्णुता, समावेशी सोच के साथ काम करना होगा ताकि इस क्षेत्र का एक समावेशी विकास सुनिश्चित हो। फिर राइटर कहते हैं कि सिक्किम का छात्र बिहार के व्यंजन के बारे में जाने और बिहार का छात्र ढिंडो, किनिपा, थुक्पा के बारे में जाने। यहाँ का खान पान केवल मोमोज के रूप में न जाना चाहिए। और पूर्वोत्तर भारत एक पर्यावरणीय अनुभव और सांस्कृतिक समृद्धि की खान है और यहाँ तक उन भारत के शेष लोगों को पहुंचाना है जो लोगों को आध्यात्मिक खुशी को देगा। तो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के मूल भावों से जुड़कर काम करना है ताकि पूर्वोत्तर के लिए बंधुत्व का भाव विकसित हो और अखंड भारत का निर्माण हो। आइए पूर्वोत्तर के मुद्दे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला मुद्दा क्या है कि प्रवासी का मुद्दा। बांग्लादेश से कई सारे यहां पर माइग्रेंट रिफ्यूजी कहां? असम में आ गए हैं और वहां पर मुद्दा दिखाई देता है बोडोलैंड का। ठीक है, अभी आपको रोहिंग्या वाला मुद्दा भी वहां पर दिखाई देता है। साथ साथ यहां पर सीमा है तो यहां पर गोल्डन ट्रायंगल है तो यहां पर हथियार की भी तस्करी होती है। चाइना भी यह क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताता है, अरुणाचल प्रदेश को, वहां से भी मुद्दे खड़े होते हैं। फिर यहां पर कई सारे निर्जातीय समूह, उनके बीच विवाद है, जैसे कुकई मैती के बीच, तो आपसी क्षेत्र तनाव भी है, शक्ति के वर्चस्व को लेकर भी विवाद है। फिर एक यहां पर सांस्कृतिक संघर्ष भी चल रहा है। प्राकृतिक आपदा भी नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा देखी जा रही है। तो कई सारी जटिल समस्याएं हैं और साथ साथ शेष भारत के साथ उनका जुड़ाव भी कम है, भौगोलिक जुड़ाव भी कम है और सांस्कृतिक जुड़ाव भी कम है। तो इस आर्टिकल के बारे में, वही समाधान के बारे में आपको बात की गई थी। आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में 1 या 2 क्वेश्चन, चाहे वहां के इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आए या ज्योग्राफिकल लोकेशन से आए या वहां की टेरिटरी से आए, और मेंस में आप समझिए कि आपको थोड़ा बहुत इसका लाभ मिलता है या तो इंटरव्यू में लाभ मिलता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न अंग है और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए दूसरा आर्टिकल है, जो किसान है, कृषि क्षेत्र है, कोरोना का उस पर क्या प्रभाव दिखा, राइटर उसके बारे में बात करते हैं। राइटर कहते हैं कि कोरोना के कारण आर्थिक मुश्किल और गिरती अर्थ विकास दर के बीच कृषि क्षेत्र संजीवनी की तरह दिखाई दी और कृषि एकमात्र क्षेत्र था जहां पर वृद्धि रही और कृषि क्षेत्र ने भरपूर खाद्यान्न भंडार से देश के लोगों को भोजन की चिंता से भी बचाया और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ढहने से भी बचाया। आप समझिए कि अगर यहां पर भारत में इतना खाद्यान्न भंडार नहीं होता तो कोरोना से जितने लोग मरे उससे कई गुना लोग भुखमरी से मर जाते। कि देश में इतना खाद्यान्न भंडारण था कि पीडीएस के माध्यम से और सरकार ने कृषि अन्न योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों तक क्या किया? अनाज को पहुंचाया। फिर राइटर कहते हैं कि कृषि की विकास दर 3.4% तक दिखाई दी और जीडीपी में भी कृषि की भागीदारी 17% से बढ़कर 20% के आसपास दिखाई देती है। तो यह कृषि के संदर्भ में सकारात्मक दिशा है। तो 2020-21 में एक मॉस्पी है मंत्रालय जो आपको भारत में विकास दर के आंकड़े प्रस्तुत करता है। इसी के अधीन काम करती है एनएसएसओ। तो कहता है कि मॉस्पी कहता है कि जीडीपी में 7.3% की गिरावट हुई है, लेकिन कृषि में लगातार विकास दर बनी हुई है। 3 तरह के बिंदुओं पर पॉइंट आकर्षित करता है कि 2020-21 में रिकॉर्ड खाद्यान्न की क्या हुई है?
उत्पादन हुआ है। कुल उत्पादन 30.54 करोड़ टन हुआ, जो पहले से 80 लाख टन से ज्यादा है। तो भारत में खाद्यान्न उत्पादकता लगातार क्या कर रही है, बढ़ रही है। दूसरा, खाद्यान्न और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात भी बढ़े हैं। कई सारे देश कोरोना के कारण खाद्य पदार्थों के निर्यात में पिछड़ गए, लेकिन भारत ने 11 महीने में 2,74,000 रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया। समझिए, बहुत बड़ा अमाउंट है, और यह भारत की गांव से जुड़ा हुआ पैसा है, जो गांव के विकास को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। और यह पहले के निर्यात से 17% ज्यादा रहा। फिर राइटर कहते हैं कि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जो हैं कृषि से संबंधित, उसका भी निर्यात बढ़ा है 26.51%। तो कई सारे कृषि उत्पादों का, दालें जैसे सब्जियां, फलों, इनको प्रसंस्कृत करके भेजा जाता है। और भारत ने इस समय न सिर्फ पश्चिमी एशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ईयू, कनाडा आदि देशों को निर्यात पर किया, बल्कि ब्राजील और चिली जैसे नए बाजार भी खोजे, जहां पर उन्होंने कृषि क्षेत्रों का निर्यात किया। और कृषि निर्यात बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि बढ़ती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और एक स्थिर विकास होता है। और तीसरा बताते हैं कि अच्छे मानसून की संभावना बताई गई है, तो भारत में आगामी फसल वर्ष में भी अधिक खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना है। साथ साथ सरकार ने एक उत्पादन प्रोत्साहित योजना दिया था, ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्या हुआ, विकास बढ़े। सरकार नई कृषि निर्यात नीति भी लेकर के आई है, ताकि निर्यात कृषि क्षेत्र में बढ़े, और इसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। फिर राइटर कहते हैं कि कृषि निर्यात अवरोध को दूर किए जाने चाहिए, बहुपक्ष मंच है वहां पर वार्ता की जानी चाहिए, और कृषि निर्यातकों को पूंजी उपलब्ध दी जानी चाहिए। और विभिन्न देशों के मुद्रा में जो उतार चढ़ाव होते हैं, उससे जो निर्यात पर प्रभावित पड़ता है, उस पर आपको ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि कृषि निर्यात अगर बढ़ेगा तो देश के किसानों की आमदनी बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि बढ़ेगी और रोजगार अवसर में भी वृद्धि होगी। तो भारत को कृषि निर्यात पर अभी ध्यान देना चाहिए। यह एक छोटा सा आर्टिकल है, मैं पानी हूं मेरी कद्र कीजिए। तो राइटर कहते हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जिस तरह लोगों को ऑक्सीजन की महत्ता समझ में आई है, उसी तरह यदि समय रहते पानी की महत्ता को नहीं समझा गया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ऑक्सीजन की तरह पानी के लिए भी मारामारी मस्ती दिखाई देगी। आएगा नहीं, आ चुका है, और भारत के कई क्षेत्रों में यह दिखाई दे भी रहा है। फिर राइटर कुछ उदाहरण देते हैं कि अभी हरियाणा में ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है हज जिले में, कि 100 एकड़ जमीन में बनाए जाने वाले ये ऑक्सीजन पार्क अगले 1 साल के भीतर धरातल पर काम करते नजर आएंगे, और जिससे लोगों को प्राकृतिक हवा नसीब होगी। और इसके साथ साथ हमें पानी पर भी काम करना होगा। राइटर कहते हैं कि एक नल से हर 1 सेकंड में 1 बूंद पानी गिरती है, तो 1 साल में 11,000 लीटर पानी बर्बाद होता है। और भारत में ऐसे कई सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, और जो बावड़ियां हैं, कुएं हैं, उनकी सफाई की आवश्यकता है, और गांव में तालाब बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि वर्षा जल को संचित किया जा सके। मैं पानी हूं, मेरा कद्र कीजिए। अगर मैं पानी समाप्त हो गई तो मानव जीवन ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑक्सीजन का हाल हमने देख ही लिया, और पानी के लिए भी हाहाकार मच जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल।